हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साइंस की टॉप 50 एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं साइंस का पार्ट 3, जिसके अंतर्गत हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मिक्स 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जो अभी आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम शेड्यूल है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब देखते हैं हमारी क्लास का जो पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, साइटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो देखो, जो साइटोलॉजी है ये संबंधित है कोशिका के अध्ययन से, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, जो कोशिका है इससे संबंधित बार बार जो फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हमने यहाँ पर कलेक्ट करके एक ही स्लाइड में रखा हुआ है, जो आपको पढ़ने में आसानी होगी। कोशिका जो है ये जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक अंग्रेज वैज्ञानिक है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में सबसे पहले कोशिका का प्रयोग किया। यानी कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, एग्जाम में पूछा जाए तो ये की गई है रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। हालांकि इनके द्वारा जो कोशिका खोजी गई वो मृत कोशिका यानी कि डेड सेल थी। इसके कुछ समय बाद 1674 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। जो ल्यूवेनहॉक के द्वारा कोशिका खोजी गई जीवित कोशिका, उसका नाम क्या है तो शैवाल स्पैरो 11 ये सबसे पहले जीवित कोशिका थी, जिसको ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा। सबसे छोटी जो कोशिका है जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा है, ये सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो संसार में जो सबसे बड़ी कोशिका है वह है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। अच्छा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका यदि आपसे पूछा जाए तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है वो कौन सी है? शुक्राणु, यानी कि जो स्तंभ है ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। देखो, जो कोशिका का सिद्धांत है यानी कि सेल थ्योरी, ये सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित की गई तो इनका नाम है स्लाइडन और स्वान। ये दो वैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा सबसे पहले कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अब देखो, कोशिका सिद्धांत जो है इसकी कुछ प्रमुख बातें हैं जो जान लेते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में मैथीसियस स्लाइडन और थियोडोर स्वान ने किया। यद्यपि इनका जो स्लाइडन स्वान का सिद्धांत था ये बताने में, ये बात जो है कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है ये बताने में असफल रहा। पहली बार रेडोल्फ विर्चो वैज्ञानिक है, इन्होंने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का जो निर्माण है पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। यानी कि जो नई कोशिकाएं हैं इनका निर्माण सेल डिफ्यूजन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, एग्जाम में दो तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे कि कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया तो स्लाइडन और स्वान के द्वारा, और जो नई कोशिका है इसका निर्माण सेल डिफ्यूजन के द्वारा होता है, ये किसके द्वारा बताया गया तो रिडोल्फ विर्चो के द्वारा बताया गया। ये दोनों फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो प्लीज इनको आप ध्यान रखेंगे। कोशिका सिद्धांत की कुछ बातें जो शॉर्ट में आप देख लेंगे। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं और सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। तीसरा क्या है, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। ये तीन प्रमुख बातें हैं कोशिका थ्योरी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो देखो, जो जीव द्रव्य है इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था पुरकिंजे के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स देख लेते हैं जीव द्रव्य से संबंधित। जीव द्रव्य जो है इसका नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 में किया गया था। जीव द्रव्य है क्या तो ये एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लससा और वजन युक्त एक पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसीलिए जो जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म इसको जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। ये भी फैक्ट एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जाता है कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं तो ये कहा जाता है जीव द्रव्य को। अब देखो, जो जीव द्रव्य है इसको दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। ये दो भाग हो जाएंगे आपके जीव द्रव्य के। इसमें जो कोशिका द्रव्य है ये कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका की झिल्ली के बीच में
स्थित रहता है और जो केंद्रक द्रव्य है ये कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीवन जीव द्रव्य का जो 99% भाग है वो निम्नलिखित 4 तत्वों से मिलकर बना है। ये जो 4 तत्व है इनसे जीव द्रव्य का 99% भाग बना है, जिसमें जो सबसे प्रमुख तत्व है ऑक्सीजन है जो है 76%, कार्बन है 10.5%, हाइड्रोजन है 10% और नाइट्रोजन है 2.5%। यदि आप हाई लेवल का एग्जाम देते हैं लाइक यूपी पीसीएस वगैरह में इस तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं। हालांकि रेलवे और एसएससी के एग्जाम में जो फैक्ट पूछे जाते हैं उनको हम क्वेश्चन फॉर्मेट में ऑलरेडी रखा हुआ है। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जो है वो जल होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81-19 का होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जीव द्रव्य से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। देखो जो पादप कोशिकाएं हैं, देखो कोशिका जो है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी एनिमल सेल और एक होती है प्लांट सेल। ये 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसमें जो प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिकाएं हैं इनका बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कहलाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। कोशिका भित्ति की बात करें तो ये केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ये किससे बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है। ये कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लिकेन का बना होता है। ये कुछ फैक्ट है सेल वॉल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन्स होती है, यानी कि कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी है या फिर वो कैसी होती है? तो ये होती है अर्ध पारगम्य यानी कि सेमी पेरिमिएबल होती है। क्या? कोशिका झिल्ली। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। ये इमेज आप देख सकते हैं कोशिका झिल्ली की। कुछ एडिशनल पॉइंट्स हम देख लेते हैं। देखो जो कोशिका झिल्ली है एक कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इसी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका के अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सेल मेम्ब्रेन्स के द्वारा होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सेल मेम्ब्रेन्स यानी कि कोशिका झिल्ली है किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड की। यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट किया गया कि जो कोशिका झिल्ली है इसमें प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि ये जो कोशिका झिल्ली है इसका उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल किमिरी नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतलीय प्रकृति के कारण द्वि सतह के भीतर प्रोटीन पार्श्व गति करता है। ये कुछ फैक्ट है कोशिका झिल्ली के संबंध में। आपको बस बेसिक यही याद रखना है कि कोशिका झिल्ली का जो उन्नत नमूना है कब पेश किया गया? 1972 में। किसके द्वारा? सिंगर व निकोलसन के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। देखते हैं आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला प्रश्न। तारक का यानी कि सेंट्रोसोम की खोज किसने की? देखो तारक का रेयरली ही देखने को मिलेगा सेंट्रोसोम, ये अंग्रेजी में, और क्या होता है कि अंग्रेजी शब्द को ही हिंदी में लिख देते हैं, है ना। लिपि हिंदी होती है और लेकिन जो भाषा होती है वो इंग्लिश ही होती है। सेंट्रोसोम हिंदी में ही लिखा मिल सकता है कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई? बोबेरी के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर बात करें कुछ फैक्ट की तो इसकी खोज बोबेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये किस में पाया जाता है? ये केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंटियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में ये ध्रुव का निर्माण करते हैं। इस स्लाइड से आपको बस यही महत्वपूर्ण याद रखना है कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई? बोबेरी के द्वारा। और जो तारक काय है यानी कि सेंट्रोसोम ये केवल एनिमल सेल में ही एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका लिपिडों का संश्लेषण करने में असमर्थ है, उसका निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग त्रुटिपूर्ण हो सकता है? देखो एक कोशिका है जो लिपिड को संरक्षित रखने यानी कि अपने पास में गैदर करने में असक्षम है, तो उसका कौन सा भाग जो है खराब है ये आपसे पूछा गया है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये खराब है जिसके कारण जो है लिपिड
सिंथेसिस या फिर संश्लेषण करने में असमर्थ है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कुछ फैक्ट। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटे नलिकावाद जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतराद्रवी जालिका कहते हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम अंतराद्रवी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतराद्रवी जालिका की सतह पर ये राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतराद्रवी जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतराद्रवी जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतराद्रवी जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं उनमें खुरदरी अंतराद्रवी जालिका बहुतायत से मिलती है। यहाँ पर देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जो अंतराद्रवी जालिका है, इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इसके द्वारा कोशिका द्रव और केंद्र के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? देखो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राइबोसोम में होता है प्रोटीन का संश्लेषण। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। राइबोसोम्स जो है इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में तथा ईजी पैलेट ने 1953 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1858 में रॉबर्ट ने ही इसका नामकरण किया। किसके द्वारा इसकी खोज की गई? तो जो 1953 में पादप कोशिका में रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने इसको देखा, उसके बाद ईजी पैलेट ने 1953 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1958 में रॉबर्ट के द्वारा ये जो राइबोसोम है इसका नामकरण किया गया। ये राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो राइबोसोम है किसके बने होते हैं? तो आरएनए के और प्रोटीन के बने होते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं। प्रोटीन का उत्पादक स्थल है, यानी कि इसीलिए जो राइबोसोम है इनको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक गुणसूत्र कणिका एवं खुरदरी अंतर्प्रद्रव्य जालिका में भी मिलते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 18S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 17S प्रकार के होते हैं। ठीक, ये कुछ फैक्ट है। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतर्प्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। ये कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? देखो ये जो प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। कुछ एडिशनल पॉइंट्स की बात करें तो इसकी खोज 1886 में आल्टमैन के द्वारा की गई थी। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जायुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न बनेंगे? इसकी खोज किसने की? आल्टमैन ने 1886 में। इसका नामकरण किसने किया माइटोकॉन्ड्रिया का? तो बेंडा ने किया। और पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए यहाँ पर काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। इसे कोशिका का एंजाइम भी कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में केवल पत्रकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम्स तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है। ये कुछ फैक्ट है माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखो जो ये प्रश्न है महत्वपूर्ण है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु जो है इनको कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु
जिन्हें अरिस्टोटल भी कहते हैं, इन्होंने 384 से 322 बीसी के बीच में किया। इन्होंने सर्वप्रथम पौधे एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। और एक फैक्ट और आप याद रखेंगे कि जंतु विज्ञान यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को ही कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर हमारी कुछ ई बुक्स है, जैसे कि करंट अफेयर की वार्षिकांक की, जो कि आपको लेटेस्ट करंट अफेयर इसमें देखने को मिलेगा। इसमें ट्रेंडिंग टॉपिक भी आपको मिल जाएंगे। साइंस की रामबाण बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज बुक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और स्टैटिक जीके के रामबाण ई बुक है। ये सारी जो ई बुक्स हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल अब तक की सबसे बेस्ट ई बुक है। यदि आप परचेज करते हैं इन तीनों को कंबाइंडली, तो आपको ओनली 150 रुपीज का पेमेंट करना है। पेमेंट मोड क्या होगा, तो आप इस बार कोड को स्कैन करके 150 रुपए का पेमेंट एक साथ करके इनको प्राप्त कर सकते हैं। आप जैसे ही पेमेंट करते हैं उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। विद इन 5 सेकेंड आपको ये तीनों ई बुक्स मिल जाएंगी। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये कंटेंट बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार किया गया है। देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखो, जो पक्षी होते हैं इनके अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों के अध्ययन के साथ साथ कुछ अन्य भी अध्ययन जो है उनको किस नाम से जानते हैं, जैसे कि हार्पेटोलॉजी, इसमें उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन होता है। ऑप्थेल्मोलॉजी, आंखों का चिकित्सीय अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में कंकालों का अध्ययन होता है। एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन होता है। कार्टोग्राफी में मानचित्रों का अध्ययन होता है। और न्यूमिस्मैटिक में सिक्कों का अध्ययन होता है। ये कुछ अध्ययन की विधियां हैं जिनको किस नाम से जानते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, सो प्लीज इनको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकट किया गया है। तो देखो, जो 5 जगत यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है विटेकर के द्वारा। ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं, तो इसमें है मोनेरा, प्रतिष्ठा, पादप, कवक और जंतु। ये 5 जगत का वर्गीकरण 1969 में विटेकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। जो तरंगे हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, तो यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि तरंग क्या है, तो किसी माध्यम या निर्वात में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण करने वाले विक्षोभों यानी कि डिस्टरबेंस को तरंग कहते हैं। तो देखो, तरंगे 2 प्रकार की होती है। तो इसमें एक प्रकार की तरंग जो है इसको ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, और एक प्रकार की तरंगे जो है वो निर्वात में या मतलब निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती हैं। तरंगों द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा तथा विक्षोभों के पैटर्न की सूचना का संचरण होता है। इसमें तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगे और होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगे कौन सी हैं, ध्वनि तरंगे हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया कि तरंगे जो है 2 प्रकार की होती है, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय। तो इसमें जो यांत्रिक तरंगे होती हैं यानी कि मैकेनिकल वेव्स, इनको ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। यहाँ पर देख लो, यांत्रिक तरंगे वे तरंगे हैं जिन्हें संचरण के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। अतः किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ जो माध्यम के कणों के भौतिक स्थानांतरण या समुचित द्रव्य के प्रवाह के बिना ही ऊर्जा का स्थानांतरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक करते हैं, यांत्रिक तरंगे कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंगे, जल तरंगे, ये कुछ तरंगे हैं जिनको एक स्थानांतरण के लिए यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ये माध्यम किसी भी रूप में हो सकता है, ठोस, द्रव्य या गैस।
यांत्रिक तरंगों का संचरण माध्यम के दो गुणों पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रतिस्थापन यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम और माध्यम का जड़त्व इनर्शिया ऑफ द मीडियम। ये दो गुण है जो डिपेंड करते हैं कि संचरण किस रूप में होगा। ठीक। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? तो देखो, जो विद्युत धारा है इसको मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो अमीटर किसी विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में बहने वाली धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। ये कुछ फैक्ट हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस चिकित्सा उपकरण का उपयोग हृदय की आवाज सुनने के लिए किया जाता है? देखो, जो हार्ट बीट है इसको सुनने के लिए इससे तो स्कोप का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। स्टेथोस्कोप जो है एक चिकित्सीय यंत्र है जो चिकित्सा द्वारा रोगी के शरीर की आंतरिक यानी कि हृदय, फेफड़ों, आंतों की आदि की ध्वनियों को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार 1816 में फ्रांसीसी चिकित्सक रेने लेनेक के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? देखो, जो ब्लड फ्लो होता है ना ह्यूमन बॉडी में, इसको किस में मेजर किया जाता है, उस इक्विपमेंट का नाम आपसे पूछा गया है। तो इसका नाम है स्फेग्मो मैनोमीटर यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके माध्यम से जो ब्लड फ्लो है इसको मापा जाता है। स्फेग्मो मैनोमीटर की बात करें या फिर रक्तचाप मापी इसको कहा जाता है हिंदी में, इसके द्वारा शरीर का रक्तदाब मापा जाता है। और इस यंत्र का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, यह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्फेग्मो मैनोमीटर का आविष्कार 1881 में ऑस्ट्रेलिया के एक चिकित्सक है जिनका नाम है सैमुअल सिकफील्ड कार्ल वॉन बेस, इनके द्वारा इस इक्विपमेंट का आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न, उच्च ताप युक्त पिंड का ताप मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो देखो, उच्च ताप युक्त पिंड का ताप मापने के लिए जो यंत्र उपयोग में होता है इसका नाम है पायरोमीटर यानी कि ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापमान की माप की जाती है। यह मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन्हें स्पर्श करना तथा उस तक पहुंचना संभव न हो। पायरोमीटर जो है दो प्रकार के होते हैं, विकिरण उत्तापमापी यानी कि रेडिएशनल पायरोमीटर और प्रकाशीय उत्तापमापी यानी कि ऑप्टिकल पायरोमीटर। ये दो प्रकार है पायरोमीटर के। ठीक है, जो विकिरण उत्तापमापी यानी कि रेडिएशनल पायरोमीटर है इसमें गर्म वस्तु से निकलने वाले विकिरण की माप करके उसका तापमान ज्ञात किया जाता है और जो ऑप्टिकल पायरोमीटर है इसके द्वारा गर्म वस्तु की चमक के आधार पर उसका ताप ज्ञात किया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो देखो, जो भूकंप की तीव्रता है इसको मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग होता है, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं सिस्मोग्राफ से संबंधित। तो भूकंप मापी, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, परमाणु परीक्षण व अन्य विस्फोट के कारण उत्पन्न भूगति मापने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। रिक्टर स्केल एक लघुगणितीय पैमाना है जो कि 0 से 10 के बीच संख्या के माध्यम से भूकंप की तीव्रता अथवा परिमाण प्रदर्शित करता है। इस पैमाने पर अगली संख्या पिछली संख्या से 10 गुना अधिक परिमाण प्रदर्शित करती है। ये कुछ फैक्ट है सिस्मोग्राफ से संबंधित। अगला प्रश्न, समुद्री जहाज की गति को किस मात्रक में मापा जाता है? देखो, जो समुद्री जहाज होते हैं इनकी जो गति होती है उसको किसके द्वारा मापा जाता है? तो नॉट के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नॉट जो है समुद्र में जहाजों की गति मापने की इकाई है जिसे नॉटिकल मील घंटा में भी व्यक्त किया जाता है। एक नॉट में 1.852 किलोमीटर घंटा के बराबर होती है इसकी वैल्यू। नॉटिकल मील जो है समुद्री दूरी मापने की इकाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि नॉटिकल मील किसकी इकाई है? तो नॉटिकल मील ये समुद्री दूरी मापने की इकाई है। एक नॉटिकल मील अक्षांश के 1 मिनट अथवा 1.85 किलोमीटर के बराबर होती है नॉटिकल मील की वैल्यू। अगला प्रश्न, क्यूसेक क्या मापा जाता है? क्यूसेक में ये आपको बताना है। देखो, क्यूसेक भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यूसेक में वाटर फ्लो मापते हैं।
यानी कि जल का बहाव। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक। क्यूसेक जो है क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का संक्षिप्त रूप है। ये प्रवाह की दर यानी कि फ्लो रेट को प्रदर्शित करता है। एक क्यूसेक किसके बराबर होता है? तो 28.317 लीटर सेकंड के बराबर एक क्यूसेक की वैल्यू होती है। इसका प्रयोग सामान्यतः नदियों में जल प्रवाह के मापने के लिए किया जाता है। ठीक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? बहुत ही बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है ये है पारसेक। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। पारसेक दूरी की इकाई है जिसका उपयोग सौरमंडल यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल दूरी को मापने में किया जाता है। सौरमंडल के बाहर स्थित सुदूर खगोलीय पिंडों की दूरी मापने में इसका उपयोग होता है। और एक पारसेक किसके बराबर होता है? एक पारसेक की जो वैल्यू होती है 3.262 प्रकाश वर्ष अथवा 3.086 गुणे 10 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो देखो, जो तेल का एक बैरल है किसके बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बैरल का उपयोग पहले करते थे, अभी बैरल का उपयोग यूजुअली नहीं करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल या कच्चे तेल की मात्रा मापने की इकाई बैरल है। इसे पूर्व में बैरल में मापा जाता था, लेकिन वर्तमान में जो उपयोग करते हैं बैरल के स्थान पे घन मीटर का उपयोग किया जाता है। एक बैरल किसके बराबर होता है? तो एक बैरल जो है ये होता है 158.987 अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हैं कि एक बैरल की वैल्यू 159 लीटर के बराबर होता है। या फिर आप मान के चले कि एक बैरल बराबर होता है 0.158987 घन मीटर के बराबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लंबाई का न्यूनतम मात्रक क्या है? यानी कि लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो फर्मी मीटर है लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखो, यहाँ पर कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, उनसे संबंधित क्या सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। जैसे कि आइसोबार, आइसोबार वायुदाब से संबंधित है, ये सही है। आइसो हाइट ये वर्षा से संबंधित है, ये भी सही है। हिम वर्षा और आइसो लेहाइल ये गलत है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइसोबाथ ये गहराई से संबंधित है। तो एग्जैक्टली इसका सही मतलब क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आइसोहेलाइन क्या है? आइसोहेलाइन जो है एक जलीय प्रणाली में समान लवणता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं हैं। आइसोबार क्या है? तो आइसोबार मानचित्र पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं। आइसोहाइट क्या है? समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं। और आइसोबाथ क्या है? समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखाएं हैं। चारों जो है रेखाएं एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, इसलिए मैंने चारों को एक ही स्लाइड में रख दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? देखो, भौतिक राशियां जो है मूल कितनी होती है? 7 होती है। इसमें जो विद्युत धारा है ये मूल भौतिक राशि है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। मूल भौतिक राशियां कौन सी होती हैं? तो वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है। जो मूल राशियां हैं ये स्वतंत्र होती हैं, या अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं रहती हैं। इन राशियों के मात्रक को भी मूल मात्रक ही कहते हैं। ये मूल राशियां कौन सी है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। ये 7 मूल राशियां हैं। ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे फ्रेंच पद्धति कहा जाता है? देखो, जो मापन की पद्धतियां हैं वो भी एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि MKS, CGS, FPS और SI, ये 4 बेसिकली मापन की पद्धतियां हैं। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो CGS पद्धति है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली इसको बोलते हैं। तो ये इसे फ्रेंच पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए जिसका सही जवाब हो जाएगा। इसको फ्रांस में प्रचलित होने के कारण ही इस मापन पद्धति को फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। इसके अंतर्गत जो लंबाई है इसको सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में, और जो समय है इसको सेकंड में मापा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है? तो देखो, ब्रिटिश पद्धति जो है इसको
FPS यानी कि फुट पाउंड सेकंड प्रणाली कहते हैं। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो इस जो मापन पद्धति है इसमें द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में और जो लंबाई है इसको फुट में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अमेरिकन पद्धति कहा जाता है? तो देखो जो अमेरिकन पद्धति है ये है आपकी MKS पद्धति यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। MKS पद्धति का प्रयोग औद्योगिक एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी किया जाता है। इसमें जो लंबाई है इसको मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय जो इसको सेकंड में मापते हैं। अमेरिका में ये प्रचलित है इसलिए इसको अमेरिकन सिस्टम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मापन की एसआई प्रणाली में कितने पूरक मात्रक होते हैं? लिखो, मापन की जो एसआई प्रणाली है यानी कि सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल यूनिट, इसमें जो पूरक मात्रक हैं कौन कौन से हैं? दो हैं। ठीक, दो पूरक मात्रक है इसकी। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो ये प्रणाली जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये 1960 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको एक्सेप्ट किया गया मापने के लिए। इस मापन पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक हैं। 2 पूरक मात्रक कौन से हैं? एक है आपका रेडियन और एक है आपका स्टेरेडियन। ये 2 पूरक मात्रक हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो देखो सूर्य की फोटोग्राफी के लिए स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखो यहाँ से शुरुआत होती है हमारे केमिस्ट्री के प्रश्नों की, जिसके अंतर्गत 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किस पारंपरिक इकाई में मापा जाता है? रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी में मापा जाता है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक को उपयोग किया जाता है? तो देखो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विकिरण मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो विकिरण मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इसका उपयोग करते हैं रेडियोमीटर का। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो देखो जूल जो है इसमें ऊर्जा को मापा जाता है। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से शुरुआत होती है हमारे केमिस्ट्री के प्रश्नों की, जिसके अंतर्गत 36 नंबर का जो क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो देखो जो ये परमाणु सिद्धांत यानी कि एटॉमिक थ्योरी जो है ये डाल्टन के द्वारा प्रस्तुत की गई। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 1803 में ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म व अदृश्य कणों से निर्मित है। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहा जाता है। परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणुओं को ना तो निर्मित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जितने तत्व हैं उतने प्रकार के परमाणु हैं। किसी एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, आकार एवं रासायनिक गुणधर्मों की दृष्टि से समान होते हैं, परंतु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी आकार एवं द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण कौन से हैं? तो देखो परमाणु के संगठन में शामिल जो मौलिक कण हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो परमाणु का निर्माण करने वाले 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। ये तीनों जो एलिमेंट है इनकी खोज किसके द्वारा की गई? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो एक ऋणावेशित कण है। प्रोटॉन एक धनावेशित यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन क्या है? ये न्यूट्रल है। ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? देखो ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स कहलाते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे तत्व जिनमें परमाणु संख्या समान, प्रोटॉनों की संख्या यानी कि समान, किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न,
अगला है कैथोड किरणों में डॉट 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 होता है कि कैथोड किरणों में क्या होता है। तो कैथोड किरणों में द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। कैथोड किरणें परमाणु में पाए जाने वाले ऋणावेशित कणों अर्थात इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती हैं। जे टॉमसन ने कैथोड किरणों की सहायता से परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की खोज की। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त ऋणावेशित कण है अतः कैथोड किरणों में द्रव्यमान तथा आवेश चार्ज दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो देखो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या जो है 2 होती है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। इसीलिए दिए गए तत्व की द्रव्यमान संख्या जो है 4 होती है। द्रव्यमान संख्या जो है ये किसके बराबर होती है, तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। तो देखो निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, तो ये हाइड्रोजन में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है परंतु न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। हाइड्रोजन के परमाणु का आकार जो है ये सबसे छोटा होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है। इसमें देखो आवेश रहित कण कौन सा है, तो ये है न्यूट्रॉन। अभी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन नेगेटिवली चार्ज और जो न्यूट्रॉन होता है इसमें जीरो चार्ज। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, यानी कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। तो देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से हैं, तो प्रोटीरियम, रेडियम और ट्राइटियम, ये 3 आइसोटोप्स हैं। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति यानी कि केमिकल नेचर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो किसी तत्व की जो रासायनिक प्रकृति है ये निर्भर करता है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये सर्वप्रथम किसने कहा। तो विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये कहा गया था कणाद के द्वारा। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। देखो 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ जो है ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है यौगिक। यानी कि ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, तो देखो जो रेत है ये एक यौगिक है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, तो अमोनिया जो है ये एक रासायनिक यौगिक है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। देखो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है, मिश्रण बनता है। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है ऊर्ध्वपातन की एक क्रिया होती है, यानी कि सब्लिमेशन की क्रिया के द्वारा इसको पृथक किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव्य एवं गैस में पाया जाता है। तो देखो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में जो पदार्थ पाया जाता है वह है आपका H2O, यानी कि जल जो है ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो देखिए ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।